हेलो स्टूडेंट, तो अभी हाल ही एक पदक हमारे हाथ से फिसल गया। मेन कारण जो था वो हमारी जो रेसलर थी विनेश फोगाट, उसका जो वज़न जो था जो कि 50 केजी में लड़ रही थी, उसका वज़न 150 ग्राम ज़्यादा था और उसके कारण से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मॉर्निंग में जब उसका वज़न चेक किया गया लड़ाई से पहले, तो उस समय उसका वज़न जो था वो 49.9 केजी था। दिन भर 3 लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसका शाम को वज़न जो था वो 52.7 केजी के आसपास था। और दूसरे दिन मॉर्निंग जो था उस समय चेक किया गया तो ये वज़न जो था वो 50.1 केजी था। और जब लड़ाई के जस्ट पहले जो चेक करते हैं उस समय उसका वज़न 150 ग्राम ज़्यादा था और उसके कारण से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया और उससे एक पदक जो था वो नहीं मिल पाया। अब मेन बात ये आती है कि ये जो वज़न जो था उसका 49 से मॉर्निंग में जो 49 था वहाँ से सीधा अचानक 52.7 हो गया और दूसरे दिन मॉर्निंग में वज़न जो था वो 51 के आसपास आ गया। मतलब अचानक से वज़न जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, 2.5-3 किलो बढ़ रहा है और अचानक से वज़न जो बढ़ा हुआ वज़न है उसको भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या बॉडी के अंदर अचानक से वज़न जो है वो बढ़ सकता है, तो किन कारणों से बढ़ सकता है, और यदि वज़न जो है वो अचानक से यदि कम होता है तो किन कारणों से कम होता है, और साथ ही क्या हम जितना चाहते हैं उतना बॉडी का वज़न कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वीडियो को अन्यथा नहीं ले, ये केवल एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आपको फिजियोलॉजी जो है बॉडी की वो समझाने के लिए बनाया गया है। तो हमारा जो बॉडी वेट होता है वो मेनली किसका बना होता है। अगर बॉडी वेट का अगर कंपोजिशन देखें, अगर बॉडी का कंपोजिशन, तो उसमें मेनली 2 चीज़ें हो जाएगी। एक तो सॉलिड पार्ट हो जाएगा, बॉडी मास हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो वाटर हो जाएगा। वाटर और बॉडी मास ये दोनों मिलके बॉडी जो है उसका वेट बनाने का काम करते हैं। बॉडी मास सॉलिड पार्ट जो है, जो में कि सेल जो है वो आते हैं, ये मेनली 2 चीज़ों से बना होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है इत्यादि आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें मिनरल और साल्ट जो होते हैं वो होंगे। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, एक तो बॉडी मास जो है या सॉलिड पार्ट वो बनाने का काम करते हैं। ये मेनली 40% तक होता है टोटल बॉडी वेट का। और दूसरा जो होता है बॉडी के अंदर वो वाटर होता है। वाटर जो होता है वो बॉडी मास टोटल या बॉडी वेट का 60% होता है। तो एक तरह से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी का वजन 60 किलो है तो 60 किलो में से 60% उसके अंदर क्या है, वाटर होता है, और 40% उसके अंदर क्या होता है, बॉडी मास होता है। बॉडी मास में अगर देखें तो सॉलिड पार्ट में मेनली सेल होते हैं। अब ये मिलके दोनों बॉडी का वजन जो है वो निर्धारित करते हैं। अब यदि वज़न जो है वो यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी मास जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर वाटर जो होता है उसका रिटेंशन हो रहा है। तो ये कंडीशन जो है उसके अंदर ये कंडीशन हो सकती है। पहले बात करते हैं अपन बॉडी मास की। तो मेनली वज़न बढ़ता कैसे है, वेट इंक्रीज जो होता है वो मेनली कैसे होता है, सेल डिवीज़न के द्वारा। सेल जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई होकर सेल की जो नंबर होती है, संख्या, वो बढ़ेगी। जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ेगी बॉडी का वजन जो है बढ़ जाएगा। मतलब एक तरह से ग्रोथ जिसको कहते हैं अपन, तो ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के कारण से बॉडी का वेट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन सेल डिवीज़न की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है। एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 24 आवर मतलब 24 घंटे का समय लगता है। और उसके हिसाब से अगर देखें तो इस तरह से वज़न का बढ़ना जो है वो तेज़ी से नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे होगा। मतलब व्यक्ति बहुत दिनों तक खाना खाता रहेगा, आराम करेगा, रेस्ट करेगा, तब जाके धीरे धीरे उसका वज़न जो है वो बढ़ेगा, अचानक से नहीं बढ़ सकता। ठीक वैसे ही वज़न जो है उसका कम होने की जो प्रक्रिया होती है वो सेल ब्रेकडाउन होगा। मतलब सेल यदि टूटते हैं तो उसके द्वारा ही वजन कम होगा। और सेल ब्रेकडाउन की प्रक्रिया जो होती है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, लाइपोलाइसिस होता है। लाइपोलाइसिस मतलब होता है फैट जो होता है उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और उसके द्वारा सेल जो होती है वो ब्रेक होती है, टूटती है, और बॉडी का वजन जो होता है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये सेल ब्रेकडाउन और लाइपोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो मेनली कंडीशन उसके लिए जिम्मेदार होती है। ये मेनली इंसुलिन जो होता है उसकी कमी के कारण से होता है। मतलब बॉडी में जब भी इंसुलिन की कमी होगी वही चीज़ क्या करेगी, लाइपोलाइसिस की प्रक्रिया जो इसको स्टिमुलेट करती है। इंसुलिन जो होता है उसका जो सिक्रेशन जो होता है वो मेनली कौन करता है, पेंक्रियास की बीटा सेल करती है, और ये सिक्रेशन जो होता है वो होता है ग्लूकोज के द्वारा स्टिमुलेटेड। मतलब जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, तब क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और इंसुलिन का सिक्रेशन यदि कम होता है तो उस समय क्या होगा, एक ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होगा, और ये ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो फिर क्या करेगा कि फैट जो होता है उसको क्या किस में बदलेगा, फैटी एसिड के अंदर बदलेगा, और ये फैटी एसिड फिर किस में बदलेंगे, ग्लूकोज के अंदर बदलेंगे। इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। और ये कंडीशन तब उत्पन्न होगी जब व्यक्ति लंबे समय तक खाना नहीं खाएगा, मतलब भूखा रहेगा। तो भूखे रहने पर क्या होगा कि भूखे रहने पर व्यक्ति के ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा।
और इंसुलिन कम होते तुरंत क्या होगा, लाइपोलाइसिस की प्रक्रिया होगी, मतलब फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा और बॉडी के अंदर जो स्टोर फैट जो है उसकी कमी होगी और उसके कारण से वेट जो होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस होगा। लेकिन ये प्रक्रिया भी क्या होती है, स्लोली होती है, एकदम से अचानक से होने वाली नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन के अंदर व्यक्ति चाहे इस बार वज़न कम कर दे, वो संभव नहीं है। इससे वज़न कम होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब ये धीरे धीरे वज़न कम होता है। दूसरा जो होता है वज़न को निर्धारित करने वाला, वो होता है मुख्य रूप से वाटर। वाटर जो होता है वो मेनली क्या होता है, बॉडी वेट का 60% होता है टोटल, ठीक है। वाटर जो होता है वो मेनली क्या कर सकता है, सडनली वेट जो है उसको क्या कर सकता है, गेन कर सकता है और अचानक से वेट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो मेनली एक वाटर जो है वही एक चीज़ होती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो अचानक से वज़न को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या फिर अचानक से वज़न को कम कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन जो होती है, स्थिति वो जिम्मेदार होती है कि वाटर के द्वारा व्यक्ति एक लेवल तक तो वज़न को कम कर सकता है, उससे ज़्यादा वज़न को कम नहीं कर सकता। मैक्सिमम वज़न जो कम कर सकता है वाटर को लॉस करके वो होता है 2.2 kg। इतना वज़न जो है व्यक्ति मैक्सिमम कम कर सकता है। ये भी डिपेंड करता है व्यक्ति जो है उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर और इसके अलावा मेल या फीमेल उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वाटर जो है उसके द्वारा वज़न जो है वो कम करता है, इसका मतलब बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस कैसे होता है तो उसके बारे में समझेंगे ताकि आपको ये वाटर से वज़न कम होने वाली चीज़ जो है प्रोसेस वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे अपन बात करते हैं पहले कि एक्चुअली वाटर जो होता है बॉडी के अंदर वो आता कहाँ से है। वाटर जो है उसका जो इनटेक जो होता है वो मेनली 3 तरीके से होता है। एक तो हम जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उसके द्वारा आता है, पीने के पानी से वाटर आएगा बॉडी के अंदर। दूसरा जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा बॉडी के अंदर वाटर आता है और तीसरा जो है वो मेनली मेटाबॉलिज्म के द्वारा आता है। मेटाबॉलिज्म के द्वारा वाटर मतलब कैसे आएगा वाटर के, नॉर्मल क्या होता है कि सेल जो होती है वो क्या करती है, ग्लूकोज जो है उसका ऑक्सीडेशन करती है, प्लस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है और उससे एनर्जी बनती है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6 और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करती है, एटीपी, एक तो एनर्जी बनती है एटीपी के रूप में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है, साथ ही साथ क्या बनता है इसमें CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, मतलब यहाँ पर वाटर बना। मेटाबॉलिज्म से जो वाटर बनता है वो लगभग 300 ml पर डे के हिसाब से बनता है, इतना वाटर मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनता है। इसके अलावा यदि मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ रही है बॉडी के अंदर तो थोड़ा ऊपर नीचे ये वाटर हो सकता है। जबकि वाटर जो है वो आउटपुट जो होता है बॉडी से बाहर जो निकलता है नॉर्मली वो कहाँ से निकलता है, एक जो निकलता है वो तो मेनली किडनी के द्वारा निकलता है। किडनी जो है उसके द्वारा वाटर जो होता है वो आधे लीटर से लगाकर 10 लीटर तक बॉडी से बाहर निकल सकता है। ये डिपेंड करता है कि वाटर का इंटेक कितना हो रहा है उसके ऊपर। दूसरा जो रहता है वो स्किन रहता है, स्किन के द्वारा वाटर का लॉस होता है। स्किन के द्वारा वाटर का लॉस कैसे होगा, पसीने के द्वारा होता है और स्किन के द्वारा वाटर लॉस जो होता है वो नॉर्मली 1 लीटर के तक मैक्सिमम निकाल सकता है व्यक्ति, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा नहीं निकालेगा, अगर चाहता भी है तो भी 1 लीटर तक वाटर को लॉस कर सकता है। नॉर्मल ये वाटर लॉस जो होता है वो होता है 300 से 400 ml पर डे के हिसाब से, वो गर्मियों के अंदर ये ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरा जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। लंग्स के द्वारा कैसे, मतलब हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो हवा होती है वो हवा के अंदर क्या होता है, वेपर होता है, वेपर मतलब भाप होती है। वो भाप जो होती है वो हमारी बॉडी जो है उसको हीट बन रही है, उस हीट को ही भाप के अंदर कन्वर्ट करता है और वही वाटर जो होती है वो वाष्प या स्टीम के रूप में हवा के साथ बाहर निकलती है। ये जो रहता है वो लगभग 350 ml के आसपास रहता है, मतलब दिन का 350 ml वाटर जो होता है वो लंग्स के द्वारा बॉडी से लॉस हो सकता है। इस तरीके से होता क्या है कि व्यक्ति जितना वाटर का इंटेक करता है उतना ही बॉडी से वाटर क्या होता है, आउटपुट होता है, बाहर निकलता है और उसके कारण से बॉडी के अंदर वाटर का क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब बैलेंस रहता है। ये बैलेंस किस लिए ज़रूरी है, बैलेंस जो रहेगा तब क्या रहेगा कि सेल जो है उसके चारों तरफ का एक तो एनवायरनमेंट रहता है जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं वो, और दूसरा ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ब्लड के अंदर बहुत सारे मिनरल साल्ट होते हैं, साथ ही मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होते हैं, मेटाबॉलिज्म उसका वेस्ट मटेरियल होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो उसके कारण से एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है ब्लड का और उसके कारण से सेल जो है वो अच्छी तरह से क्या करती है, अपनी फंक्शनिंग कर पाती। तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर वाटर का लेवल जो होता है वो एक बैलेंस में रखने की आवश्यकता पड़ती है। बॉडी जो होती है वो क्या करती है, इस वाटर बैलेंस जो उसको बैलेंस करने का काम करती है। नॉर्मल यदि व्यक्ति जो है वो वेट यदि कम करना चाहता है तो मेन चीज़ रैपिडली वेट कैसे कम कर सकता है, पानी को बाहर निकाल के कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जस्ट बताया 2.2 kg से ज़्यादा वेट कम नहीं कर सकता।
अब बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस होता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जैसे ही वाटर जो है उसकी यदि कमी हो जाती है, फॉर एग्जांपल पानी की क्या होगी, बॉडी के अंदर कमी हो गई, तो पानी की कमी होते ही क्या होगा कि ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो है, साल्ट जो होते हैं, एमिनो एसिड है, प्रोटीन जो, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर 3 तरह के प्रेशर जो होते हैं वो काम करते हैं। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी जो है उसके द्वारा लगाया जाने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कॉन्सेंट्रेशन पर। दूसरा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, प्रोटीन के मोलिक्यूल जो होते हैं जो पानी को अट्रैक्ट करने वाला प्रेशर है वो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। और तीसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर के मोलिक्यूल सीधा जो प्रेशर डालेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ये 3 प्रेशर जो होंगे उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जैसे यदि पानी की कमी होती है तो बॉडी के अंदर नॉर्मली, जैसे वाटर की कमी होगी, हाइपोथैलेमस जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर लगे रहते हैं, और ये ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। और जैसे हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, वो फिर क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वहाँ से फिर क्या होता है, एक हार्मोन होता है उसका स्त्राव होगा जिसका नाम है ADH। डिटेल में नहीं जाएंगे। ADH का नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होगा वो रिलीज होगा, और ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है वो सीधा काम करेगा किडनी के ऊपर, मतलब किडनी के ऊपर एक्ट करता है। मेनली किडनी के भी किसके ऊपर, नेफ्रॉन के ऊपर। और नेफ्रॉन के ऊपर ये क्या करेगा कि नेफ्रॉन में जाके वाटर जो होता है उसका और सोडियम जो होता है उसका क्या करेगा, रिटेंशन बढ़ा देगा। मतलब रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पर क्या करेगा, नेफ्रॉन के अंदर बढ़ जाएगा। जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अंदर बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर वाटर का लेवल क्या होगा, वापस इंक्रीज, मतलब वाटर का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। मतलब जैसे यदि व्यक्ति जो है वो पानी कम पीता है, तो पानी कम पीते ही तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिस्टम जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये सिस्टम एक्टिवेट होते ही वाटर जो उसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन वापस बढ़ जाएगा। उसके कारण से क्या होगा, यूरिन का निर्माण जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट होगा। तो एक तरह से यूरिनरी आउटपुट को कम करके बॉडी क्या करेगी, अपने आप वाटर का लेवल जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगली चीज़ क्या होती है मेनली कि जैसे वाटर का लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ब्लड वाटर कम हो रहा है, इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, और जिससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर जो होता है ब्लड का वाल के ऊपर, आर्टरी के ऊपर कम होगा, मतलब ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होते ही तुरंत वेसल्स के वॉल जो होते हैं उसके अंदर बेरो रिसेप्टर होता है, वो बेरो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। सेकंड चीज़, किडनी जो होती है वो मेनली क्या होगी, किडनी का जो गैस्ट्रोग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, रेनिन रिलीज करेंगे। रेनिन एक तरह का क्या होता है, एंजाइम होता है, और ये रेनिन जो होता है वो फिर क्या करेगा, लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन जो बनाया जाता है, इस एंजियोटेंसिनोजन जो है उसको फिर क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है उसके अंदर बदल देंगे। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो फिर एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। उसके द्वारा वो फिर किस में बदल देंगे, एंजियोटेंसिन के अंदर सेकंड के अंदर बदल देंगे। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो फिर जाएगा एड्रिनल ग्लैंड को, और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो फिर क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन, जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है स्त्रावन करेगी, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सीधा क्या करेगा, वापस सोडियम जो होता है नेफ्रॉन के अंदर उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। जैसे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसके साथ साथ वाटर का भी क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ब्लड में बढ़ जाएगा, और उसके कारण से सोडियम और वाटर वापस क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो सोडियम वाटर का आउटपुट जो होगा वो कम होगा। तो एक तरह से क्या होगा यहाँ पर कि यदि व्यक्ति पानी को कम पीना शुरू कर देता है तब क्या करेगी कि बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, एक तरह से मैकेनिज्म जो है वो शुरू कर देगी, और मैकेनिज्म के द्वारा क्या करेगी, वो वाटर जो इसका वापस क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देती है। और इस तरीके से हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करेगी कि बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगी, निर्धारित करने की कोशिश करेगी। अब
वेट जो है वो कम करना, जैसे कि वेट को अचानक से कम होना, अचानक से वेट जो होता है वो कम होने का एक कारण तो डिहाइड्रेशन होता है। यदि व्यक्ति जो है उसको डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए या पानी पीना बिल्कुल ही बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी जो होगी उसमें ये मैकेनिज्म जो है वो तो शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे यूरिनरी आउटपुट जो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन यदि वाटर का इंटेक नहीं हो रहा है बिल्कुल, तब भी यूरिनरी आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, धीरे धीरे यूरिन जो है वो पानी यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता जाएगा। साथ ही साथ दूसरा तरीका होता है वो होता है पर्स्पिरेशन, स्वेटिंग। स्वेटिंग जो है उसके द्वारा वज़न जो है उसको कम किया जाता है, स्वेटिंग जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो बॉडी जो है इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, वार्म किया जाएगा। जैसे बॉडी को गर्म किया जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बॉडी का टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो बॉडी फिर क्या करेगी, उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगी। अब टेम्परेचर को कम कैसे करते हैं कि नॉर्मल हम क्या करते हैं, कोई गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं, ठीक यहाँ पर भी यही होगा कि स्वेट ग्लैंड जो होती है, पसीना ग्रंथियाँ, वहाँ से क्या निकलेगा, स्वेट निकलेगा। और ये स्वेट जो होती है वो स्किन के ऊपर जमा हो जाएगी और बॉडी की हीट जो इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये तो एवापोरेट हो जाएगी। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो एक तो स्वेटिंग जो है उसके द्वारा भी क्या किया जाता है, बॉडी का वेट जो है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि स्वेटिंग के द्वारा एक निश्चित सीमा तक के वज़न को कम किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये भी डिपेंड करता है बॉडी जो है उसके फिजियोलॉजी के ऊपर कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। एक सेकंड चीज़, उसके BMR जो होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या है। जैसे फीमेल की बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मेल की ज़्यादा होती है। उसके कारण से फीमेल को पसीना कम आता है, क्योंकि मेल को पसीना ज़्यादा आता है। तो मेल के लिए तो स्वेटिंग के द्वारा वज़न कम करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि फीमेल के लिए क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि BMR जो होता है उसका क्या होता है, कम होता है उसके कारण से। तो दूसरा तरीका जो होता है स्वेटिंग के द्वारा, लेकिन वो भी एक निश्चित सीमा तक ही कम कर सकते हैं। एक निश्चित सीमा के बाद फिर क्या होगा कि बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, वापस वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, और उसके कारण से बॉडी से वाटर जो था वो बाहर निकलता नहीं है। तो स्वेटिंग जो है उसके द्वारा भी बॉडी का वज़न जो है इस निश्चित सीमा तक ही कम किया जा सकता है। अब एक और चीज़ की वज़न जो होता है, जैसे कि उसका वज़न जो था वो क्या हुआ था, अचानक से मॉर्निंग को 49 था और अचानक से कितना हो गया, 52.7 हो गया, मतलब सडनली वज़न बढ़ गया। अब सडनली वज़न बढ़ रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है कि व्यक्ति जो होता है वो मेनली क्या करता है, फूड लेता है। एनर्जी जो है उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको फूड लेना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने वाटर नहीं लिया, पानी नहीं पिया, ठीक है, या लिमिटेड पानी पिया, 50 ml तक ही पानी पिया और फूड ले लिया। तो फूड लेने के बाद भी क्या होगा, जैसे ही खाना खाता है व्यक्ति, हालांकि खाना खाने के कारण से बॉडी मास जो है उसके अंदर चेंजेस नहीं आते। खाना खाते तुरंत यदि वज़न बढ़ता है तो उसका कारण भी क्या होता है, वाटर ही होता है। जैसे ही व्यक्ति खाना खाता है तुरंत ही क्या होगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने के कारण से ब्लड के अंदर क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल जो होंगे वो क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बढ़ेंगे, वेस्ट मटेरियल बढ़ते ही ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते तुरंत वापस क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, नेचुरली सामान्य रूप से क्या करेगी, उस कंसंट्रेशन जो हो रहा है उसको मेंटेन करना है, नॉर्मल लाना है। उसके लिए किसको क्या चाहिए, बॉडी को वाटर की आवश्यकता है। तो वाटर की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति पानी बहुत ही कम पीता है, 50 ml पिया या पानी कम भी पीता है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, एक तो क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिज्म के द्वारा वाटर का निर्माण तो हो रहा है, चाहे वो ओरली कम ले, लेकिन 300 ml पानी तो उसकी बॉडी जो है वो बना रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, ये सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर देगी, और उस सिस्टम एक्टिवेशन के कारण से वाटर जो है उसका क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा, मतलब सोडियम और वाटर का वापस रिटेंशन कर देगी। और उसके कारण से थोड़ा सा ही खाना खाने के कारण या थोड़ा सा पानी पीने के कारण से भी क्या होगा, वाटर जो है उसका रिटेंशन होगा, और वाटर सोडियम के रिटेंशन के कारण से अचानक से वज़न जो होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा कुछ ही घंटों के अंदर, ठीक है। कुछ ही घंटों के अंदर वज़न इंक्रीज होने के बाद कुछ ही घंटों में वापस वज़न कम हो रहा है, तो उसके पीछे भी यही कारण होता है कि वापस क्या होगा कि व्यक्ति जो होता है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है। एक एक्सेसिव एक्सरसाइज के साथ ही क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा पसीना जो है वो बाहर निकालता है। तो पसीने के द्वारा बॉडी से वाटर जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि बॉडी जो होती है वो क्या करती है कि मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो है उसको क्या करेगी, बाहर निकालेगी, किडनी के द्वारा बाहर निकालती है, और किडनी के द्वारा बाहर वो किस रूप में निकालती है, यूरिन के रूप में निकालती है,
यूरिन बना के निकालती है। मतलब बॉडी से थोड़ा थोड़ा पानी जो होता है वो यूरिन के द्वारा क्या होगा, बाहर निकलता जाएगा। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है और ये भी एक सीमा तक ही कर सकता है, उससे ज़्यादा इसको वज़न को कम नहीं किया जा सकता या बॉडी से पानी को बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि जैसे ही बॉडी से पानी की कमी होगी, वेस्ट मटेरियल जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और ये किस लेवल पर चले जाएंगे, टॉक्सिक लेवल पर चले जाएंगे। जैसे टॉक्सिक लेवल के अंदर चले जाएंगे तो उसके कारण से क्या होगा कि ब्रेन जो है, उसकी जो न्यूरॉन जो होते हैं, नर्व सेल होती है, उसके चारों तरफ भी क्या होगा, ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो जमा हो जाएगा और उसके कारण से सेल जो होती है न्यूरॉन वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी। जैसे वो मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी, वो सेल जो होती है वो काम करना क्या कर देगी, कम कर देगी और वो कम करने के कारण से उसको क्या होगा, ड्राउजीनेस जैसा होगा, मतलब चक्कर आने जैसी कंडीशन हो सकती है। यदि लंबे समय तक यदि फास्टिंग पे रहता है या नहीं खाना खाता है या पानी नहीं पिया जाता लंबे समय तक, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि सेल जो है वो काम करना बिल्कुल ही बंद कर देगी। उसके कारण से हार्ट, किडनी जो है उसके अंदर फेलियर हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है और उस मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण से क्या हो सकती है, डेथ जो है वो भी हो सकती है। तो अचानक से वज़न का कम करना ये भी क्या होता है, एक तरह से जानलेवा ही होता है, जीवन के लिए घातक भी होता है, उसके कारण से डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है यहाँ पर, वो क्या आती है, जिससे विनेश फोगाट जो है वो क्या थी, रेसलर थी। उसके कारण से क्या किया उसने, एक तो मैच खेले मतलब उसने दिन में 3 मैच खेले। एक तरह से मैच खेलना मतलब क्या हो जाएगा, हैवी एक्सरसाइज हो जाएगी। सेकंड चीज़ क्या हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि मैच था तो मैच के कारण से एक अंडर ऊपर क्या रहता है, एक प्रेशर रहता है। प्रेशर मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रेस, तनाव रहता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो हैवी एक्सरसाइज और स्ट्रेस, ये 2 चीज़ें आ जाएगी। तीसरी चीज़ क्या हो रही है, उसने खाना बिल्कुल क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब फास्टिंग। तो ये 3 चीज़ें हो रही थी यहाँ पर उसके साथ। अब नॉर्मली क्या होता है कि हैवी एक्सरसाइज, स्ट्रेस, उसके कारण से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, वैगल स्टिमुलेशन होता है और वैगल स्टिमुलेशन के कारण से क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, मेनली एक तो क्या होता है कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो उस समय क्या होता है, एक तो हार्मोन जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो रिलीज होता है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है वो मेनली क्या करता है कि ग्लाइकोजन जो है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा क्या करता है, वो ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करेगा। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन मतलब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है ब्लड में, इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, जिसको ऑस्मोलैरिटी कहा जाता है, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ऑस्मोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो सीधे बात है, नॉर्मल बॉडी क्या करेगी, वाटर को वापस रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर। दूसरी क्या चीज़ हो रही है, यहाँ स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस की कंडीशन में भी क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो रिलीज होता है, एक और हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, वो होता है मेनली एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये भी क्या करता है, एक तो ग्लूकोज जो है उसकी मेटाबॉलिज्म एक्ट करता है और दूसरा क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म जो होता है प्रक्रिया उसको बढ़ाने का काम करता है। मतलब बीएमआर जो है, बेसल सेल मेटाबॉलिज्म रेट, उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। बीएमआर बढ़ाने का कारण क्या है, मेनली एनर्जी की उस समय उसको क्या रहती है, ज़्यादा आवश्यकता रहती है, एक्सरसाइज करते हैं उस समय, तो उसके कारण से बीएमआर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। यदि बीएमआर इंक्रीज़ होता है मतलब यही कंडीशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो पानी का निर्माण ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो भी क्या होंगे, बनेंगे। तीसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर कि स्ट्रेस जो लिया जाता है, जब व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसके कारण से क्या होगा कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस यदि स्टिमुलेट होता है तो वो फिर क्या करेगा, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको रिलीज़ करता है। और ये TRH हार्मोन जो होता है वो फिर क्या करता है, TSH हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको रिलीज़ करेगा। और ये TSH हार्मोन जो होता है वो सीधा जाएगा थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड जो है उससे फिर क्या करेगा, वो T3 और T4 हार्मोन जो है उसकी सिक्रेशन को बढ़ा देगा। T3 T4 हार्मोन जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर। तो उसके कारण से क्या होगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जिससे बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगी तुरंत ही क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा। जब ग्लूकोज यदि नहीं मिल रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर वापस फास्टिंग के कारण से इंसुलिन का लेवल जो होता है, ग्लूकोज का कम है उसके कारण से इंसुलिन का लेवल तो क्या होगा, कम हो जाएगा। जबकि ग्लूकागॉन का लेवल जो होता है
वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ग्लूकागॉन का लेवल यदि बढ़ जाता है तो उसके कारण से क्या होगा कि बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, मतलब लाइपोलाइसिस जो होता है लिपिड उसका ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन जो होता है उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और उससे फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और इस तरह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन जब फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी तो उसके कारण से नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है जिसको हम यूरिया कहते हैं, वो यूरिया का क्या होगा, NH3 जिसको कहते हैं, उसका सिंथेसिस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में बनेगी। और ये यूरिया जो होता है बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। वो किसकी तरह काम करता है, पॉइजन की तरह काम करता है। तो एक तरह से क्या होगा कि BMR जो है वो जैसे ही इंक्रीज़ होगी, ग्लूकोज बढ़ा उसके कारण से BMR इंक्रीज़ होगी तो ATP मतलब एनर्जी जो है उसका तो निर्माण होगा, लेकिन साथ ही साथ CO2 और H2O और हीट उसका भी क्या होगा, निर्माण होगा, हीट भी बढ़ जाएगी। और हीट का यदि निर्माण ज़्यादा होता है तो स्वेटिंग जो है वो ज़्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि बॉडी के अंदर यदि पानी नहीं पीता है व्यक्ति, पानी नहीं पीने के कारण से क्या होगा कि वाटर जो है उसकी कमी हो जाएगी और कमी होने के कारण से वो फिर क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर को कम नहीं कर पाएगी। और जैसे बॉडी टेम्परेचर को कम नहीं होगा क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक जो है वो भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। मतलब एक तरह से अगर देखें तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल बॉडी की जो फिजियोलॉजी जो थी, उसके बारे में बताया था कि हार्मोन्स किस तरह से हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से बॉडी के अंदर वाटर जो है उसका रिटेंशन होता है, या वाटर जो होता है वो किस प्रकार से बॉडी वेट जो उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है। तो कुल मिला के कहे तो एक तरह से देखें तो हम चाहकर एक सीमा तक तो वज़न को कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वज़न को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, फिजियोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि वो वज़न को कम करना ही नहीं देती है। उसके बाद भी यदि ज़बरदस्ती अगर वज़न को कम किया जाता है तो उसके कारण से क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, या व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन में जा सकता है, बहुत सारी कंडीशन जो उत्पन्न हो सकती है। तो ये था बॉडी जो है उसके वेट से रिलेटेड फिजियोलॉजी या वाटर बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर कैसे होता है उसके बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 एक पॉइंट जो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप चाहते हो तो आप कमेंट करना, इसको एक पॉइंट जो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।